अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो मॉडर्न एज से रिलेटेड है, जिसमें हम एनी फ्रैंक की एक नॉवल डायरी ऑफ अ यंग गर्ल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं तो जो एन फ्रैंक है, उन्होंने माइग्रेशन फेस की थी फ्रॉम जर्मनी टू हॉलैंड। और जब उन्होंने माइग्रेट किया था उस टाइम पर जर्मनी में नाजीज का गवर्नमेंट थी, यानी कि हिटलर की गवर्नमेंट चल रही थी, और लोगों पर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जा रहा था लोगों के साथ, जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। अब जो एन फ्रैंक है ना, उनका 13 बर्थडे है और उस पर उनको प्रेजेंट मिलता है, एक बर्थडे प्रेजेंट, एक डायरी 1942 में। अब वो उस डायरी में वो सब कुछ लिखती हैं जो उन्होंने माइग्रेशन के दौरान हालात फेस किए थे फ्रॉम जर्मनी टू हॉलैंड, क्योंकि हिटलर की ब्रुटैलिटी की वजह से बहुत हालात खराब हो गए थे और उन्होंने एक एक चीज को अपनी डायरी में डिफाइन किया है। सबसे पहले एक और बात आप लोग अपने माइंड में रख लें कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नरेशन है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो नॉवल है ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है एन फ्रैंक का, यानी उन्होंने अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हमारे सामने पोर्ट्रे किया है। अब ये जो डायरी है ना, बेसिकली इसमें जो टाइम स्पैन है वो 3 से 4 साल का है, यानी कि 1942 से 44 तक और उसके बाद का भी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नॉवल, जहाँ पे है कि आज 12 जून 1942 है। ठीक है, इट्स 12 जून 1942 और एन फ्रैंक का 13 बर्थडे है। अब उसको अपने बर्थडे पर एक गिफ्ट मिलता है जो कि एक डायरी है। अब वो अपनी डायरी का नाम रख लेती है किटी, और ये जो डायरी है जिसका नाम उसने किटी रखा है, ये उसकी इमेजिनरी फ्रेंड भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो एक बच्चा ट्रॉमा फेस कर रहा था ना अपनी सराउंडिंग्स की वजह से, अपनी वॉर के इफेक्ट्स की वजह से, जो उस टाइम पर वॉर चल रही थी, तो वो इमेजिनरी चीजों में अपने फ्रेंड्स ढूंढने लग गया था। तो ऐसे में जो एन फ्रैंक है उसने किटी को अपना फ्रेंड बनाया। किटी किसका नाम है? उसकी डायरी का। ठीक है, अब यहाँ पे वो अपनी डायरी में डिफाइन करती हैं एन फ्रैंक के, भाई मैं बेसिकली तो जर्मनी से हूँ लेकिन आजकल मैं हॉलैंड में स्टे कर रही हूँ। ठीक है, देन वो अपनी फैमिली के बारे में बताती हैं कि मेरे फादर जो हैं उनका नाम है ऑटो फ्रैंक और वो डच कंपनी में काम करते हैं, ही इज अ डायरेक्टर। और उनकी मदर है एडिथ फ्रैंक और उनकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है मार्गोट फ्रैंक। यहाँ पर वो अपनी फैमिली के बारे में बताती हैं। अच्छा, एक और बात आप लोग अपने माइंड में रख लें कि बेसिकली ये सारे ज्यूज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब ये फैमिली एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है कि एक दिन कॉल आती है और वो कॉल मार्गोट रिसीव करती हैं, यानी कि एन फ्रैंक की बड़ी बहन, और उनको कॉल पे कहा जाता है कि अगर आप लोग अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं, अगर आप खुद को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की जान खतरे में है। तो वो लोग बिल्कुल वैसे ही करते हैं, क्योंकि हालात वहां पर खराब होते हैं। तो जो उसी कंपनी के जहां पर डायरेक्टर हैं एन फ्रैंक के फादर, उसी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज उनकी हेल्प करते हैं उनकी जान को सेव करने के लिए। बेसिकली वो जो कंपनी है ना, वो एक जैम मेकिंग फर्म है। खैर, कुछ टाइम तक तो उनकी जिंदगी बच जाती है और वो एज ए रेफ्यूजी एनेक्स के अंदर स्टे करते हैं। ठीक है, वो एक एनेक्स के अंदर, एनेक्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर वॉर के दौरान ना कुछ लोगों को एज ए रेफ्यूजी स्टे करवाया जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। उसके बाद वो वहां पर कुछ लोगों से मिलते हैं ड्यूरिंग देयर स्टे टू द एनेक्स। तो एक और फैमिली रह रही होती है वहां पर जिसको कहते हैं हम लोग वेनदान फैमिली। अब जो वेनदान फैमिली है ना, उसमें 3 मेंबर्स हैं, मिस्टर वेनदान, मिसेस वेनदान और उनका एक बेटा पीटर वेनदान। ठीक है, वो सारे उस एनेक्स में रह रहे हैं ताकि वो लोग अपनी जिंदगी को प्रोटेक्टेड रख सकें। उसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टर है अल्फ्रेड डसल का। अल्फ्रेड डसल जो है एक डेंटिस्ट हैं और एनी को अपना रूम उनके साथ शेयर करना पड़ता है क्योंकि एनेक्स में इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है। अब जो मिसेस वेनदान है और अल्फ्रेड डसल हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज्यादा एन को। क्यों? क्योंकि वो बहुत बातूनी है, बहुत बातें करती है, बहुत बोलती है। अब एन जो है वो बहुत डिस्टर्ब रहने लग गई है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास उसका कोई लॉयल फ्रेंड नहीं है। उसकी सराउंडिंग उसको बहुत परेशान करती है, वो एलियन फील करती है खुद को इन लोगों के दरमियान। अब एन की एक और फ्रेंड है जिसका नाम है हेनेली। हेनेली जो है ना, उसको ज्यूज कम्युनिटी ने, यानी कि नाजीज कम्युनिटी ने ही मार दिया था ड्यूरिंग द वॉर। और अब जो उसकी फ्रेंड हेनेली है ना, वो उसके ख्वाबों में भी आती है और एन जो है वो बहुत डिस्टर्ब रहने लग गई है, बहुत परेशान रहने लग गई है। क्यों? क्योंकि एक मासूम बच्चा जो ऐसी वॉर सराउंडिंग्स फेस कर रहा हो, ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी को अपनी आंखों से देख रहा हो, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अब एन जो है वो एक एडल्ट बन चुकी है और ऑब्वियसली एक एडल्टहुड में वो पीटर वेंडान की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी है जिसका नाम है पीटर सचिफ। अब क्योंकि नेम सेम है तो इसकी वजह से आपकी जो एक मेंटल कैपेबिलिटी होती है वो उस चीज को पे रिएक्ट करती है। तो जो एन है ना हमारे पास, वो अट्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड द पीटर वेंडान। क्यों? क्योंकि उनका एक फ्रेंड था, बचपन का दोस्त था जिसका नाम था पीटर सचिफ और वो बचपन में उसको पसंद भी करती थी। खैर, अब वो वही सिमिलर फीलिंग्स डेवलप कर लेती हैं पीटर वेंडान के लिए भी अपने दिल में। उसके बाद ये होता है कि वो हालात को देखते हुए ना खुद को दूर रखती हैं पीटर वेंडान से और वो सोचती हैं कि मैं फ्यूचर में ना एक बहुत अच्छी राइटर बन जाऊंगी और जो मेरी डायरी है ना वो एक दिन पब्लिश होगी एंड आई विल बी अ फेमस पर्सन। फिर वो एंड में ना एक
क्वेश्चन करती हैं कि क्या वाकई मैं खुद को प्रूव कर पाऊंगी। वो अपनी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करती हैं कि क्या मैं इस काबिल बन जाऊंगी कि मैं खुद को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकूं। और उसके बाद इस लाइन के ऊपर ये डायरी क्लोज हो जाती है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बेसिकली उस एनेक्स में उनका कोई अपना ही था, उनका कोई लॉयल नहीं था जिसने उनको बिट्रे किया था, और बाद में मतलब वहां पर एनिमीज आ गए थे और उन लोगों को कैप्चर कर लिया गया था और सारी फैमिली को मार दिया गया था। अगर कोई जिंदा बचा था तो वो एन के फादर थे, यानी कि ऑटो फ्रैंक जिंदा बच गए थे। और एन्स के जो फादर की एक असिस्टेंट थी जिनका नाम था मिप, उनको एन्स की डायरी मिली और उनके फादर ने फिर अपनी बेटी की डायरी को पब्लिश करवाया था इन द फ्यूचर आफ्टर द डेथ ऑफ द एंस फ्रेंड। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो हमारे पास होप एंड रेजिलियंस का थीम है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी, हार्डशिप्स और एक टफ सर्कमस्टांसेस फेस करने के बावजूद वो बहुत पॉजिटिव रही। आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी का थीम है हमारे पास, जिसमें हमें ये पता चलता है कि बेसिकली एंड में एन फ्रैंक अपनी ही आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रही थी कि भाई आई एम अ ज्यूस और मैं ज्यूस के दरमियान भी सेफ नहीं हूँ। वो अपने आप को डिस्कवर करना चाहती थी। हमारे पास वॉर, ऑपरेशन एंड फ्रीडम का थीम है कि वॉर में ब्रूटैलिटी कितनी ज्यादा पीक पर होती है, ऑपरेशन कितना पीक पर होता है और लोग फ्रीडम के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास फियर, एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी का थीम था कि जिसमें वो एक फियर फेस कर रहे थे लोग जब वो एनेक्स में स्टे कर रहे थे कि कभी भी कोई आएगा और हमें मार देगा। और ऐसा ही हुआ कि एनिमीज आए, उनको कैप्चर किया और उनको खत्म कर दिया। एक एंग्जाइटी की सिचुएशन उनके ऊपर तारी हुई थी और अनसर्टेनिटी थी, यानी उन्हें नहीं पता था। अनप्रिडिक्टेबल सराउंडिंग्स में वो लोग सर्वाइव कर रहे थे। उनको अंदाजा ही नहीं था कि भाई हमारे साथ अगले लम्हे क्या हो जाए। उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। देन हमारे पास फेथ, मोरालिटी और एथिक्स का थीम आता है कि भाई स्टिल वो अपने फेथ पर अटके हुए थे। वो अपनी रिलीजियस ड्यूटीज को भी परफॉर्म कर रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे, मॉरल रहे थ्रू आउट। अपने एडल्टहुड को पहुंचने के बावजूद भी एन फ्रैंक ने अपनी मोरालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने खुद को लिमिटेड रखा फ्रॉम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द इमोरल स्टफ। उसके अलावा उन्होंने अपने एथिक्स को भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। हमारा ये जो वर्क है बेसिकली एन फ्रैंक की द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, उस छोटी बच्ची की कहानी को पोर्ट्रे करता है हमारे सामने, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हालात फेस किए थे मासूम बच्चों ने। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नॉवल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।